साइंस के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि उसकी निशानी कोई ख़ास साइंटिफिक मेथड है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है इस सेंस में कि साइंस में अक्सर लोग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि कोई एक मेथड है कि जिसको आप पिन पॉइंट कर सकें कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो तो साइंस कर लेंगे। असल बात यह है कि मेरा ख्याल है ज़्यादा क्लियर जो साइंस की निशानी है वो ये है कि हमारा कोई मकसद ये होना चाहिए, एम, कि हमने कुछ कंडीशंस जो हैं उन्हें फुलफिल करना है। तो खैर इन तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ साइंस की जो निशानी है मेरा ख्याल है वो कंडीशंस हैं, जिनमें से पहले तो स्टार्ट ये है कि कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, या प्रीवियस एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, प्रीवियस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें या फर्दर डेवलप करें। ये इसको आप कंडीशन कहें या जो भी कहें कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो होगी, कुछ होगी तो उसके ऊपर साइंस काम करेगी। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनको भी अगर मेथड में शामिल करना चाहें तो एक डेफिनेशन ये हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपने अगर काम को आगे बढ़ाना है तो मैं प्रीवियस को तो नहीं, प्रीवियस तो काम आगे बढ़ाना नहीं है, आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचना होगा, और सोचने का एक नोबेल प्राइज लेवल पर रिटर्न आंसर ये है कि सोचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक दूसरे लोअर लेवल पर, नोबेल प्राइज से छोटे लेवल पर कुछ लोगों ने बातें सजेस्ट की हैं, जिस तरह कि जो एक्सप्लेनेशन हैं उनमें से जो बेस्ट है उसे चूज़ करें। और इसके अलावा ये कि लेकिन बल ये कुछ तरीके हैं काम करने के, और लेकिन काम यही है कि आपने कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है, और उनमें से जो नेसेसरी कंडीशन है वो इस लेक्चर का टॉपिक है, और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो अब एक्चुअल लेक्चर शुरू करते हैं। और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि कुछ होना चाहिए कि जिसको आप डेवलप करें। तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ होना चाहिए इसका मतलब है जो स्टार्टिंग के लिए आपके पास हो सकता है ऑब्जर्वेशन हो, और बहुत कम ही होता है कि ऑब्जर्वेशन आपने खुद की हो। इसका मतलब ये है कि डाटा का मतलब है कि दूसरों ने ऑब्जर्वेशन की है और आप तक पहुंचाई है। कैसे पहुंचाई है मैं अभी बात करता हूँ। बल्कि अक्सर तो ये होता है कि ना ऑब्जर्वेशन नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन की प्रीवियस एक्सप्लेनेशन होती हैं। लोग पहले काम कर चुके होते हैं। काम का मतलब है ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। आप सारे ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने उनके ऊपर कुछ और काम करना है। अच्छा, ये जो भी कुछ होता है इन्फॉर्मेशन, अगर ऑब्जर्वेशन है तो आपकी खुद नहीं है, अगर प्रीवियस एक्सप्लेनेशन है वो आपकी खुद नहीं है, तो आप तक कैसे पहुंचती है? उसका जवाब ये है कि साइंस में कुछ जर्नल्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, वहाँ ये चीज़ें पब्लिश होती हैं। और जब कोई रिसर्च शुरू करना ही, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स जानते ही होंगे इस चीज़ को, एमफिल में जो थीसिस कर रहे हैं उनको पता है और पीएचडी के स्टूडेंट को पता है कि सबसे पहले वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इसका मतलब है कि जो दूसरों ने करके पब्लिश कर दिया पब्लिकली, उसको वो इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं, फिर उसके बाद ही काम कर सकते हैं ना। तो इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि एक पीएचडी लेवल पर एक रिसर्च, एक कोर्स अगर पढ़ाया जाए रिसर्च मेथडोलॉजी की, उसका टॉपिक है, तो ये इस कोर्स का भी टॉपिक नहीं है। लेकिन बाल यहाँ मुझे बात मुकम्मल करनी है कोर्स में कि जब आपने काम सिर्फ आपको पिछले काम का नहीं पता चलना है, अगर आपने साइंस करनी है तो उस काम को आगे भी बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ सोचना है कि काम को ऐसे कैसे बढ़ाया जाए। तो सोचने का कोई मेथड है कि नहीं, इसका जवाब एक नोबेल लॉरेट तो कहते हैं, पीटर मेडावर, कि ये जो है ना सोचने का कोई मेथड नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप किताब में आगे पीछे पढ़ें तो मुराद यही है कि सोचने का कोई मेथड नहीं है। और जो सोचना है वो तो ऐसे ही है कि जैसे शायरी में उर्दू में कहते हैं ना, आमद, ये कहते आवर्द, कोशिश करके, ये कहते आमद, बस आ जाता आइडिया। बस इनमें से कोई एक चीज़ है सोचना। साइंटिफिक सोचना भी ऐसा ही है जैसे शायरी में सोचना एक ही कैटेगरी है। ये इंसान की एबिलिटी है, इससे ज़्यादा आप शायद कुछ नहीं कह सकते।
ये तो है एक नोबेल प्राइज का कहना, लेकिन सारी जगह सोचने इतना हमें हाई लेवल आइडियाज़ नहीं सोचने होते, एक नॉर्मल लेवल पर सोचने के लिए कुछ बातें सुजेस्ट भी की जा सकती हैं। और उनमें से एक ये हो सकता है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस सोचें, जो आपके जहन में आए मुख्तलिफ ऑप्शन, उनमें से जो दो एक्सप्लेनेशन को कंपेयर करें, जो बेहतर है उसे रख लें और जो इनमें से ज़्यादा बुरी है उसे छोड़ते जाएं, ठीक है। या ये कि जो इस वक्त आपको जो अपने आपको जो लिटरेचर रिव्यू ने बता दिया था, या वैसे आपको किताबों से पता है कि जो नॉलेज है जो इस वक्त दुनिया का है, जो उसमें फिट नहीं होता, जो या उसके साथ क्लैश करता है, जो आपकी जो एक्सप्लेनेशन, उसको छोड़ते जाएं। तो ये भी बाकायदा वेल डिफाइंड मेथड तो नहीं है, लेकिन बात इसे मेथड के करीब कह सकते हैं कि इस तरीके से करें तो भी लोग बहुत सारे काम साइंस में करते हैं। तो अगर आप इससे मदद लेकर कोई मेथड बना सकते हैं तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए इस बात से कि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो ज़रा सी हिम्मत दिलाने के लिए मैंने ये एक बात की है कि जिसको अबडक्शन कहते हैं, कि जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट की तलाश जारी रखें। तो अगर आप इस सूरत में लाजमी नहीं है कि आपके अंदर वो एक शायर की तरह क्रिएटिव एबिलिटी हो, बहुत ऊंचे आइडियाज़ ना भी सोच सकें, तो जो मिलते जुलते आइडियाज़ हैं उन्हें सोचते रहें और उनमें से जो बेस्ट है उसको चॉइस करते रहें। तो ये शायद इसमें ज़रा हौसला हो। अगर आपको शायरी वाली बात से तो शायद आप बहुत सकता है डिस्करेज हो जाए कि हर के अंदर तो शायर वाली एबिलिटी नहीं होती। जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है उसके लिए भी मैंने कुछ ऑप्शंस बता दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप में एबिलिटी नहीं है, तो जिन लोगों में एबिलिटी है, या नोबेल प्राइज लेवल की, शायरी लेवल की, या उससे नीचे अबडक्शन बेस्ट चूज करने की, तो जिनसे है, अगर आपने इवन पीएचडी भी कर रहे हैं तो आप लाजमी, और आप खुद आइडियाज़ नहीं सोच सकते, तो जिन्होंने दूसरों ने आइडियाज़ सोचे हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर लें। वो जो दूसरे, कई बार तो आपका सुपरवाइजर ही हो सकता है, ठीक है, या आपके रिसर्च ग्रुप में हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दुनिया में कोई और हैं कि जिन्होंने अपने आइडियाज़ जो है ना वो पब्लिश कर दिए हैं, और आपने कोई, आपके पास उनके काम से या उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो आपने हासिल की है उसकी बुनियाद पर उनकी एक्टिविटी की लेटेस्ट भी आपको इंटरनेट पर पता है, और उसकी वजह से आपने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने खुद ये काम नहीं किया और वो खुद प्लान भी नहीं कर रहे, या मिसाल के तौर आइडिया उन्होंने 10 साल पहले दिया था, इस दौरान उन्होंने खुद भी काम नहीं किया, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप खुद करें। लेकिन फिर भी आपको रिसर्च के दौरान चेक करते रहना चाहिए कि जिन्होंने आइडिया दिया है खुद उन्होंने ही तो नहीं इसके ऊपर काम कर दिया। अच्छा, अगर उन्होंने खुद काम कर भी दिया है तो आप एक डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो आपकी रिसर्च भी पब्लिश हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पीएचडी में रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ का टॉपिक तो साइंस के बारे में एक ओवरऑल बात बताना है, और ये कि साइंस इन 3 चीज़ों में से मैंने कहा था कि क्या मेथड है, या मेथड के बारे में मैंने जितना मैंने कहना था कह दिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो तो लिमिटेड सेंस में मेथड या मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी साइंस की बात करना चाहूँ तो बस ये है कि एक एम है, एक मकसद है, आपने किसी न किसी तरीके से हासिल करना है। वो कोई उसमें कोई देखा जाए तो कोई मेथड आपको मिल जाए तो ठीक, वरना कोई मेथड, वरना हो सकता है आप इन सेंस कहे कि पहले से मेथड नहीं है, आपको खुद मेथड सोचना है या क्या है, ये किस तरह करना बताना ज़रूरी नहीं है, पर किसी ना किसी तरीके से आपने इस मकसद को हासिल करना है कि और मकसद ये है कि कुछ कंडीशन फुलफिल करना है। उन कंडीशन में जो नेसेसरी हैं वो ये है कि आपके जो भी आपने आइडिया सोचा उसका कोई रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से या ऐसे क्लैश ना करे और उसमें लॉजिक की मिस्टेक ना हो। जनरली आइडिया है कि ये जनरली आइडिया है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा कि उसका रिजल्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा, क्योंकि मैं भी सिर्फ एक जनरल आइडिया बता रहा था कि आपका एम क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉजिक को इस्तेमाल करें तो वो ये कहते हैं, लॉजिक मतलब लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव ये कहता है कि जब आपने किसी स्टेटमेंट को चेक करना है तो वो स्टेटमेंट ही नहीं, अगर उस स्टेटमेंट से आपका कोई आइडिया है, आइडिया का मतलब है साइंटिफिक थ्योरी है, मॉडल है, या लॉ है, या जो भी आपने साइंटिफिक आइडिया सोचा है, उससे लॉजिकल डिराइव करके कोई रिजल्ट है ना, वो भी गलत है
तो क्लैश हो गया। इस सेंस में जो ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश, जब मैं कह रहा हूँ मेरा मतलब ये, मैंने डिटेल असल में अगली लाइन में बता दी है। तो इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा, ये जो है ना लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, ये इस लिहाज से एक बड़ा यूजफुल है साइंस में कि अगर लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव इस्तेमाल ना करें तो आप कहेंगे ये थ्योरी ठीक है कि नहीं, मॉडल ठीक है कि नहीं, लॉ ठीक है कि नहीं। अपना थ्योरी आप देख सकते हैं ना, मॉडल देख सकते हैं ना, लॉ देख सकते हैं आमतौर पर। तो फिर जिस चीज़ को देख नहीं सकते उसे आप क्या चेक करेंगे? लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव कहता है कि उसमें, लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव में जिक्र थ्योरी, मॉडल या लॉ का नहीं है, थ्योरी, लॉ के मॉडल की लॉजिकल डेरिवेशन का है, यानी उनसे जो रिजल्ट डिराइव करें। और जो रिजल्ट डिराइव करें, मतलब उसके बारे में पहली बात है कि जो रिजल्ट डिराइव करें वो गलत हो तो क्या होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो रिजल्ट डिराइव करें वो ऐसा हो जो कि मेजरमेंट से या ऑब्जर्वेशन से चेक हो सकता है, किसी ऑपरेटर से, लाजमी नहीं है कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन से। मैं वैरायटी है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट से, हो सकता है दूसरों की जो पब्लिश ऑब्जर्वेशन है उससे, या दूसरों के प्रीवियस आइडियाज है उनसे। रिजल्ट ऐसा आपने डिराइव करना है जो कि चेक हो सकता है। तो लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव का फायदा यह है कि पहले आप चेक जो है ना लॉ ऑफ थ्योरी या लॉ या मॉडल को ना करें, उसके ऐसे रिजल्ट को चेक करें कि जिसको आप, ऐसे रिजल्ट को डिराइव करें कि जिसको आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने जिसको रिजल्ट को डिराइव किया है अगर वो गलत है तो फिर इसका मतलब अपने थ्योरी या मॉडल या लॉ को आप रिजेक्ट कर दें, उसको छोड़ दें। ये वर्केबल चीज़ है क्योंकि बात आप शुरू इससे कर रहे हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं, या जिसके बाद इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये मेरा ख्याल है ये साइंटिफिक मेथड तो नहीं बता रही, लेकिन ये एक एम बता रही है। एम, ये मैंने लाइट ब्लू का मतलब है, ये एम है। आपने ना, एम ये है कि आपने एक चीज़ हासिल करनी है, और वो ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, पहली बात ये है कि वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई एतराज़ ना कर सकता हो। आप अपनी बेस्ट एफर्ट ये करनी है, एम है ना, एफर्ट करनी है। और अगर कोई एतराज़ करे तो आपने उसका जवाब देना है, आपको जवाब देने के काबिल होना चाहिए। आप एम को इस तरह भी कह सकते हैं, या एम को ये भी कह सकते हैं कि आपने उससे ऐसे रिजल्ट निकालने हैं। प्रिडिक्शन ऐसे रिजल्ट को कहते हैं जो कि देखे जा सके या मेजर किए जा सके। तो ऐसे रिजल्ट्स निकालने हैं जो कि देखे जा सकते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। तो ये मकसद आपने इस वजह से बनाना है कि इस मकसद के ज़रिए आप कंडीशन को, वैसे मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ कंडीशन ही है। मकसद भी यह है कि कंडीशन को हासिल करना है, और कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये जो है ना ऑब्जर्वेशन से, यानी जो ऊपर लिखी है कि आपकी जो बात है उसका कोई रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से क्लैश ना करे। अच्छा, ये नेसेसरी है, इसके अलावा सफिशिएंट भी है, तो वो अगले लेक्चर का टॉपिक है, सफिशिएंट कंडीशन। तो जनरली एम को मैं डिस्क्राइब करूं तो एम सिर्फ नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, इसमें से नेसेसरी ये हो गया, और उसके बाद मेरे ख्याल में आपको ये बताना है कि कुछ कंडीशंस नेसेसरी के अलावा सफिशिएंट भी हो सकती हैं कि नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने देखा ये बात ये है कि मैं इसको वापस ले जाता हूँ। कोई मैंने लिखा ना लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव। लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव कहता है कि अगर किसी स्टेटमेंट का, कि थ्योरी का या लॉ का या मॉडल का रिजल्ट गलत है तो वो थ्योरी और चेक हो चुका है। ये बात रखिए, एक बात है, ये जरा वादे रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी, मॉडल या लॉ का कोई एक रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से क्लैश करने का कि आपको खबर मिले, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन आप खुद तो नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन दूसरे करेंगे। तो इसका मतलब ये कि किसी दूसरे ने कह दिया कि जी आपके मॉडल या थ्योरी या लॉ का एक रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से क्लैश करता है, तो ये डिमांड नहीं है कि फ़ौरन आप अपनी थ्योरी या मॉडल या लॉ को प्रैक्टिकली आप रिजेक्ट कर दें। मतलब आपका पूरा हक है कि आप इसे दूसरे को कहें कि नहीं, इसे दोबारा ऑब्जर्वेशन करो, इसे चेक करो, और आपको पूरा शक करने का हक हासिल है कि उन्होंने कोई मिस्टेक करनी हो, कि इंस्ट्रूमेंट उनका ख़राब हो, या उनको समझने में कोई मसला हो गया हो। तो ये प्रैक्टिकली ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं सिर्फ इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कंफर्म कर लिया कि आपकी थ्योरी या मॉडल या लॉ का रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से क्लैश करता है, ये अगर के साथ है, अब ये इसको डिसाइड होने में भी कई बार कई साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने कंफर्म कर लिया तो आपकी थ्योरी या लॉ या मॉडल गलत है।
अब एक सवाल ये है कि अगर ये तो है, अगर गलत है, और अगर सही है तो ये अगले स्लाइड का टॉपिक है। और वो ये है कि अगर आपने कहा कि रिजल्ट ठीक है, अगर गलत है तो आपकी स्टेटमेंट रिजेक्ट होगी, ठीक है तो क्या आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो गई? जवाब यह कि नहीं। उसकी वजह यह है कि आप एक थ्योरी या मॉडल या ला के बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपने एक रिजल्ट को चेक किया कि वो ठीक है, लेकिन आपको दूसरे रिजल्ट्स का क्या पता? और अगर दूसरों में से एक भी गलत हो गया तो ये आपकी थ्योरी या ला या मॉडल गलत हो जाएगा। तो क्योंकि दूसरे रिजल्ट का आपको पता ही नहीं, तो इसका मतलब आप इस पॉसिबिलिटी का इनकार नहीं कर सकते कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो आज वेरीफाई हुई है वो कल रिजेक्ट हो जाए। तो इस वजह से साइंटिफिक स्टेटमेंट कभी प्रूव नहीं होती। और ये ऐसा ही है, इस सेंस में ये ऐसा ही जैसे इंडक्टिव रीजनिंग होती है, वो भी प्रूव नहीं होती। अब दो इंडक्टिव रीजनिंग में और साइंटिफिक रीजनिंग में कॉमन बात यह है कि दोनों प्रूव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही हैं। ये अलग रिजल्ट है कि इंडक्टिव रीजनिंग प्रूव नहीं होती, और ये एक अलग रिजल्ट है कि साइंटिफिक स्टेटमेंट भी प्रूव नहीं होती। और दोनों की अपनी अपनी बताने के अपनी अपनी रीजंस हैं, और रीज़न के लफ्ज़ को आप इसके इस्तेमाल से ही सीखें, जैसे मैं कर रहा हूँ। अकल क्या होती है मैं इसका बाकायदा जवाब तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन ये बार बार रीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रीज़न किस चीज़ को कहा जा रहा है। एक ये भी टॉपिक है। रीज़न में लॉजिक, ये सारी चीज़ें, लॉजिक भी शामिल है, साइंस भी शामिल है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो दूसरों ने आपको इंफॉर्मेशन दी, वो अगर रीजनेबल है, यानी कि दूसरे रिलायबल हैं, वो भी रीज़न में शामिल है। तो रीज़न ये एक साइड इशू था, लेकिन मेन इशू जो है ना वो हमारा इस वक्त जो है ना रीज़न की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि मेन इशू है साइंस के ऊपर कंडीशंस। तो मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूँ। तो साइंस के ऊपर जो नेसेसरी कंडीशन है, इस लेक्चर का टॉपिक सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, अगर सफिशेंट है तो वो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताया कि जिसको मैंने ये बताया ना कि ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए। तो ये एक अल्फाज है बात कहने के, मैंने उसकी डिटेल बताई है, सिर्फ ये तो मैंने शॉर्ट करके बताया, ठीक है। तो एक नोबल लॉरेट हैं, बल्कि नोबल लॉरेट में भी बड़े नुमाया हैं फाइनमैन। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि 20वीं सदी में शायद बड़े नाम जो हैं, जो आइंस्टाइन के बाद उनमें साइंसदान में, उनमें फाइनमैन शामिल है। तो फाइनमैन ने ये कहा, ये नाम में शायद थोड़ी सी टाइपिंग एरर, मैं इसे चेक कर लूँगा। नहीं, ठीक है, फाइनमैन। अच्छा, इन्होंने फाइनमैन ने कहा कि अगर आपके जो मर्जी, आपकी थ्योरी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट से क्लैश करती है तो ये रॉन्ग है, तो ये वो गलत है। तो यही बात है जिसको मैं नेसेसरी कंडीशन कह रहा हूँ। लेकिन एक बात है, एक फिलॉसफी, एक साइंसदान में और फिलॉसफी में, साइंसदान के कहने के स्टाइल में और फिलॉसफी में या तो ये फ़र्क है, या समझ, मतलब बाल एक चीज़ में मुझे क्लैरिफाई करना है टेक्निकली फिलॉसफी के मुताबिक, कि थ्योरी का एक्सपेरिमेंट के साथ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि थ्योरी दिखाई नहीं देती और एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। तो ये चीज़ जो है ना, या तो फाइनमैन को खुद कह देनी चाहिए थी, और फाइनमैन, या ये कहा जा सकता है कि फाइनमैन ने जो कहा है उसमें ये बात अंडरस्टूड है। तो फाइनमैन के अल्फाज में जो बात कही है, आपको जो आप फाइनमैन की बात पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रही हैं, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मतलब उनका यही हो सकता है कि थ्योरी का रिजल्ट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से एग्री, यानी थ्योरी के रिजल्ट को कहते हैं प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंट से एग्री से डिसएग्री ना करे। अगर डिसएग्री करते हैं तो प्रेडिक्शन डिसएग्री करती है एक्सपेरिमेंट से, तो आपकी थ्योरी गलत है। और कंफर्म डिसएग्रीमेंट, अब अगर डिसएग्रीमेंट कंफर्म नहीं हुई तो डिस्कशन जारी रहेगी। और कंफर्मेशन में ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो बात यह है कि ऑब्जर्वेशन सारी खुद नहीं, आंखों से नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट से भी होती है, इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन आपको कन्वे करते हैं, ख़बर अपनी कन्वे करते हैं, वो जो कन्वे करने में मसला हो सकता है वो, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। वो एक फाइनमैन ने तो एक अल्फाज में
कह दिया डिटेल। आपको यही तो फिलॉसफी के कोर्स का मकसद है कि इस तरह की बातें हों भी तो आपको पता होना चाहिए कि इनका एक्चुअली इन बातों का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अब ये आखिरी स्लाइड में मैं एक वजाहत कर दूं कि ये जो कंडीशन है जिसका मैं कह रहा हूँ कि जिसको मैं क्विकली कहता हूँ ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए, जिसकी डिटेल है यानी प्रिडिक्शन का ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए, और बाकी जितनी भी होते हो चुकी हैं। ये जो भी कुछ बात की गई है ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है। अब नेसेसरी और सफिशेंट में क्या फ़र्क है समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, मतलब मल्टीवर्स तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, लेकिन अगर अब ये अगर है, अगर जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जिक्र करने वाले, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जिक्र करने वाले अगर ये भी कहें, वो अक्सर वैसे कहते नहीं है, मैं सिर्फ एक लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको, अगर वो ये कहें कि दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन उनसे हम कोई सिग्नल वसूल नहीं कर सकते, तो अब ये बात जो है ना, क्या आपके ख्याल में ऑब्जर्वेशन से क्लैश करेगी? और जवाब ये है कि इसका मतलब ऑब्जर्वेशन मुमकिन ही नहीं है, आप उसे देख ही नहीं सकते। अगर ऑब्जर्वेशन है ही नहीं तो क्लैश भी, ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश भी है ही नहीं, तो ऑब्जर्वेशन के साथ कोई क्लैश नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसी कोई बात है, आप ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें ये कुछ है जिनको हम जान नहीं सकते। जब जान नहीं सकते तो फिर आपने जो भी कह दिया ऑब्जर्वेशन का क्लैश तो नहीं होगा, लेकिन जिसको आप जान नहीं सकते वो साइंस भी नहीं हो सकती। या एक दूसरी मिसाल ये है कि बायोलॉजी में अगर ये कहें, अगर नहीं, वैसे मैं जो डार्विनिज्म से पर काम करने वाले हैं, बायोलॉजी में एवोल्यूशन पर काम करने वाले, अगर वो ये कहें, मैं ये उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो ये कहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये ना एक फर्जी सूरत हाल बता रहा हूँ। असल में वो जो रिसर्चर हैं वो अपने असल काम में इतना लो लेवल नहीं करते, लेकिन अगर कोई कहे, हो सकता है वो कहें, या उनकी वो जो अपनी जो थ्योरी, जो उसको वो थ्योरी कहते हैं, अगर उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करे, मैं सिर्फ अगेन मैं कहता हूँ लाजमी नहीं है अगर ये लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हों, लेकिन अगर वो ये कहें कि जो जानदार या पौधे हैं, जानवर या पौधे हैं, स्पीशीज़ कहते हैं बायोलॉजी में, वो जानवर पौधे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से ओरिजिनेट हो गए, आ गए, किसी ना किसी तरीके से कहें, तो आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं? नहीं, आपकी प्रिडिक्शन किसी ना किसी का मतलब असल में आप बता नहीं रहे कि किस तरीके से, तो इसका मतलब आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। वो प्रिडिक्शन में आपने सम का आया, सम का मतलब है कि आप नहीं बता रहे, तो प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। अगर प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है तो प्रिडिक्शन का ऑब्जर्वेशन के साथ क्लैश भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस सफाई के नंबर दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के साथ अगर क्लैश नहीं है तो ऑब्जर्वेशन के साथ चेकिंग भी मुमकिन नहीं है, और अगर ऑब्जर्वेशन के साथ चेकिंग नहीं हो सकती तो स्टेटमेंट साइंटिफिक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है साइंटिफिक होने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन की क्लैश ना हो, कुछ और भी चीज़ें भी चेक करना होंगी। वो ये अभी तक जो कहे ये नेसेसरी कंडीशन थी, कुछ सफिशिएंट कंडीशन भी होंगी, और ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। और बस ये इस पर कंक्लूड करके मैं ख़त्म करता हूँ। और उसमें यह है कि साइंटिफिक मेथड में अगर एक थिंकिंग स्टेज आती है, काम अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए सोचना होगा, और एक नोबेल प्राइज़ ने तो कहा तो कोई मेथड नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ बातें तजवीज़ की जा सकती हैं जिसको आप अपनी पर्सनल आइडियाज़ एफर्ट करके मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है उनमें से बेस्ट को चूज़ करें। और एक, लेकिन बहरहाल ये कोई बाकायदा वेल डिफाइंड मेथड नहीं है। शायद मेथड जनरली आप पूरी साइंस की बात करें तो शायद कोई मेथड मैं कह भी नहीं सकता। बस यही है कि एम ये है कि आपने कोई कंडीशंस अचीव करनी है, और कंडीशन में से नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि आपका कोई जो आपने जो भी आपका आइडिया है, थ्योरी है, मॉडल है, लॉ है, उससे आप वो खुद तो चेक विजिबल नहीं होगा, उससे आप रिजल्ट ऐसे डिराइव करें, और डिराइव करने में लॉजिक की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें कि जो कि रिजल्ट यानी प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन से क्लैश ना करें, या दूसरी जो कंडीशंस आ रही हैं सफिशिएंट कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में वो भी अचीव करें। तो सफिशिएंट कंडीशन तो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, तो इस वक्त तक यहाँ तक की, तो देखने का शुक्रिया। तो